हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर IQ। ये हमारा छत्तीसगढ़ प्री एग्ज़ाम का पार्ट 2 है, जिसमें हम सॉल्व कर रहे हैं छत्तीसगढ़ प्री 2016 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मीन सारे ही MCQ सॉल्व कर रहे हैं। लास्ट वाला जो हमारी वीडियो थी पार्ट 1 की, उसमें क्वेश्चन नंबर 52 तक सॉल्व हो गए थे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 से। इसमें देखिएगा, जब 70 क्वेश्चन कम से कम कंप्लीट हो जाएंगे मेजर एक्ट के, तो उसके बाद में 70 से 75 के बाद में जो हमारे माइनर एक्ट से आते हैं उससे रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जिसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है, और याद रखिएगा। क्योंकि हमेशा क्या होता है, लोकल एक्ट में क्या किया जाता है कि वही क्वेश्चन रिपीटेड बार बार पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ पर जितने भी छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगी। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सेक्शन 53 की डेल क्रेडर जो होता है वो एजेंट किसका प्रकार होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है प्रतिस्थापित एजेंट, मर्केंटाइल एजेंट, वैश्विक एजेंट और आवश्यकता के अनुसार एजेंट। तो हमारा जो आंसर होगा वो है बी, कि जो ये होता है भाई डेल क्रेडर, ये कौन होता है, किस प्रकार का एजेंट होता है, मर्केंटाइल एजेंट होता है। जो ये सेक्शन 54 है उसे विलुप्त कर दिया है, ओमिट कर दिया है, तो इसका नंबर दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए ने बी से 10,000 उधार लिए और ए ने बी को भुगतान किए और बी ने दावे के संपूर्ण समाधान के रूप में 7,000 रुपये स्वीकार किए। इसका अर्थ होगा, मतलब क्या हुआ कि जब उसने उधार लिए थे, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, तो उधार कितने रुपए लिए थे, 10,000 रुपये लिए थे, ठीक है। उसने भुगतान किया, भुगतान के रूप में उसने 7,000 रुपये दिए और उसने 7,000 रुपये स्वीकार कर लिए। तो उसने क्या मतलब है, उसने जो बाकी के पैसे हैं उसको क्षमा कर दिया, 3,000 रुपये का क्या हो गया, रेमिशन हो गया। ओके, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आ गया है NI एक्ट से रिलेटेड है, लोकल एक्ट आ गया, मान लीजिए, है ना, माइनर एक्ट की, सॉरी लोकल एक्ट नहीं, सॉरी माइनर एक्ट हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में 1988 में संशोधन किया गया, जिसमें किससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान का समावेश किया गया था। तो भाई जो यहाँ पर समावेश किया गया था वो किया गया था चेक के अनादरण का। किसका किया गया है 1988 में, चेक के अनादरण से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रावधान का समावेश किया गया था, ठीक है। सेक्शन कौन सा है, क्वेश्चन है 56। और आप जानते ही होंगे कि चेक से के अनादरण से रिलेटेड कहाँ पर है भाई, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन 138 से 148 तक चैप्टर 17 में प्रावधान किया गया है। ओके, जो हमारे ये है क्वेश्चन नंबर 57, ये भी विलुप्त कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं, अपूर्ण साधन मतलब इनकोहेट इंस्ट्रूमेंट के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही होता है। तो अपूर्ण जो साधन होता है या अपूर्ण जो प्रकाम्य होता है वो कौन सा होता है, यह एक अस्पष्ट साधन है, ये एक अपूर्ण या कोरा प्रकार में लिखित साधन है, एक प्रकार में लिखित साधन नहीं है, ये एक दस्तावेजी बिल है। तो भाई अपूर्ण साधन क्या होगा कि वो एक अपूर्ण या कोरा प्रकार में लिखित साधन किया गया होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, चेक के अनादरण के लिए आपराधिक कार्रवाई की शुरुआत करने से पहले अनादरण की जानकारी प्राप्त होने के बाद कितने दिनों के भीतर चेक प्राप्त करते पे को नोटिस जारी करना होगा। तो भाई हमने एक चेक दिया कहाँ पर, बैंक में, है ना। बैंक में देने के बाद में वहां पर पता चलता है कि डिसऑनर हो जाता है चेक का, कि वहां या तो रकम कम है या कोई और कमियों की वजह से डिसऑनर हो गया, अनादरण हो गया। तो उसके बाद में 30 दिन के अंदर हमें क्या करना होता है कि नोटिस देना होता है दूसरे पक्षकार को, जिसने कि हमें वो चेक प्रदान किया था, है ना। चेक का जो लेखीवाल था उसे 30 दिन के अंतर्गत नोटिस देंगे। उसके बाद में 15 दिन का टाइम पीरियड होता है कि अगर वो 15 दिन में भुगतान कर देता है ना, तो क्या करेंगे, उस पर कोई कोर्ट में कोई वाद लेके आने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, कोई केस करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर वो 15 दिन के अंदर, नोटिस पीरियड कितने दिन में देना होगा, 30 दिन के अंदर देना होगा। फिर उसके बाद में 15 दिन का उसे टाइम देंगे और उसके अंदर अगर वो भुगतान नहीं करता है तो क्या करेंगे कि उसके ऊपर केस चलाया जा सकता है। ओके, सेक्शन 138 के अंतर्गत प्रोसीजर दिया गया है पूरा, याद रखिएगा। तो भाई जो यहाँ पर नोटिस जारी करने का जो टाइम पीरियड है वो कितना है, देखिए मैंने आपको भी बताया, तो 30 डेज का टाइम पीरियड होगा, ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे सबूत नहीं माना जाता है। तो कौन सा क्वेश्चन है, कहाँ का क्वेश्चन आ गया है, एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन आ गया है यहाँ पर। तो भाई जो शपथ पत्र होते हैं तो शपथ पत्रों को एविडेंस नहीं माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिकूल गवाह की साक्ष्य क्या करेंगे,
प्रतिकूल गवाह साक्ष्य देता है, हॉस्टाइल अगर विटनेस हो गया है, तो उसका जो दिया गया एविडेंस है वो सावधानी पूर्वक विचारित होता है और संपुष्टि होनी जरूरी होती है। मतलब क्या मानेंगे, आप उसे सारवान साक्ष्य नहीं मान सकते, उसकी संपुष्टि कराएंगे और सावधानी पूर्वक उसे ग्रहण कर लेगा न्यायालय। नेक्स्ट है प्रथम सूचना रिपोर्ट, एफआईआर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो एफआईआर क्या होती है, वो एक ठोस सबूत नहीं होता है ना, ये कोई ठोस सबूत नहीं होता, तो हमारा आंसर होगा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, स्वीकृति क्या है? भाई स्वीकृति क्या होती है? एक निर्णायक सबूत होती है, गलत है। विबंधन होती है, ये भी गलत है। तो हमारा जो सेक्शन 31 है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वहां पर बताया गया है कि जो स्वीकृति है वो निर्णायक सबूत नहीं है, लेकिन विबंधन के तौर पर काम कर सकती है। ओके, आंसर हो गया हमारा सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई थी? भाई जो एक जो पोलिस्की बनाम कोड नास्ट प्रकाशन का जो केस आया था, इस वाद में क्या किया गया था? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की अनुमति दी गई थी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर भी क्या लिया जा सकता है? एविडेंस कलेक्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मामले में व्यक्ति का चरित्र प्रासंगिक होता है? तो भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखिएगा, दीवानी और आपराधिक मामलों दोनों में क्या किया जा सकता है? चरित्र प्रासंगिक होता है। 52 में कहता है कि सिविल प्रकृति के मामलों में चरित्र प्रासंगिक नहीं होता, आपराधिक का चरित्र प्रासंगिक नहीं होता है ना। उसके बाद में 53 में कहता है कि अभियुक्त के अच्छे चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है ना। 54 में कहता है जब तक कि अभियुक्त के बुरे चरित्र का साक्ष्य कब दिया जा सकता है? जबकि उसने अपने अच्छे चरित्र का साक्ष्य दे दिया हो, है ना, लेकिन वो हो बुरे चरित्र का, तो आंसर में होने के सिवाय बुरे चरित्र का साक्ष्य नहीं दे सकता। उसके बाद में 55 में बता दिया कि जो नुकसानी के बाद होंगे, है ना, सिविल मामले होंगे, नुकसानी से रिलेटेड मामले होंगे, वहां पर अभियुक्त के चरित्र का साक्ष्य दिया जा सकता है, जिससे कि नुकसानी पर प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो क्लियर है कि दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में चरित्र क्या होता है? प्रासंगिक होता है। नेक्स्ट है, साक्ष्य अधिनियम के कौन से प्रावधानों में इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों से संबंधित सबूत के लिए विशेष प्रावधान जोड़ा गया? तो सभी को पता होगा, 65A और 65B में। नेक्स्ट है, चुनावी याचिका में प्रमाण की जवाबदेही किस प्रकार की होती है? देखिए, तो जो चुनावी याचिका होगी वहां पर प्रमाण की जवाबदेही मतलब प्रमाणित कौन करेगा, सबूत कौन देगा? तो भाई वो ऐसे ही तो व्यक्ति देगा जो चुनाव को चुनौती देने वाला व्यक्ति है ना। सेक्शन 101 सबूत का भार मतलब जो कोई व्यक्ति किसी कर्तव्य या किसी अधिकार को न्यायालय से परिवर्तित कराना चाहता है, तो उस पर ही क्या होगा? बर्डन ऑफ प्रूफ होता है ना। सेक्शन 101 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B किससे संबंधित है? तो भाई ये है दहेज हत्या से रिलेटेड है। किससे है? दहेज हत्या से रिलेटेड है, याद रखिएगा। 113B और 113A किससे है? आत्महत्या के दुष्प्रेरण से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उचित वक्तव्य चुनना है कि विवाह के दौरान जन्मा हुआ बच्चा वैधता का ठोस सबूत होता है। विवाह के दौरान जन्म बच्चे का वैध माना जाता है। हमारा जो इसमें सबसे उपयुक्त है वो है कि विवाह के दौरान जन्मे बच्चे को वैध बच्चा माना जाएगा जब तक कि इसे गलत नहीं ठहरा दिया जाता है ना। और गलत कैसे ठहराया जाएगा? कि भाई जब बच्चा गर्भ में आया तो उस टाइम पर पक्षकारों की पहुंच संभव नहीं थी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, टीपीए के क्वेश्चन आ गए हैं। कह रहा है संपत्ति अंतरण अधिनियम के अनुसार शब्द अचल संपत्ति में क्या शामिल है? तो क्या शामिल नहीं है भाई? उपजी हुई फसल। कौन सी? उपजी हुई फसल। उगती घास, फसलें, ये क्या नहीं आती हैं? अचल संपत्ति के अंतर्गत नहीं आती हैं। तो याद रखिएगा आंसर डी। निम्नलिखित में से क्या कार्रवाई योग्य दावा नहीं है? कह रहा है लॉटरी टिकट, दावेदार के कब्जे में रहने वाली चल संपत्ति पर लाभकारी हित। नेक्स्ट है जीवन बीमा पॉलिसी, किराए की बकाया राशि के लिए दावा। तो ये बात कर रहा है किसकी? कि इनमें से कौन सा क्या नहीं है भाई? अनुयोज्य दावा नहीं है। तो जो ये है हमारा दावेदार के कब्जे में रहने वाली चल संपत्ति पर जो हितकारी लिप है, यह अनुयोज्य दावा, कार्रवाई योग्य दावा नहीं होगा। नेक्स्ट है, शाश्वतता के खिलाफ नियम किस पर लागू होता है? तो जो शाश्वतता का नियम है वो चल और अचल दोनों संपत्तियों पर ही लागू होता है। और कहां पर प्रावधान किया गया है? सेक्शन 14 ऑफ टीपीए एक्ट के अंतर्गत इसका प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, संपत्ति अधिनियम का स्थानांतरण की धारा 53A किससे संबंधित है? तो ये है भाई भागिक पालन से संबंधित। ओके, आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट है, ए बी के कर्ज के बदले में
अपने घर का कब्जा बी को सौंप देता है। बी के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध के साथ किंतु कर्ज अदायगी की सूरत में पुनः हस्तांतरण के प्रावधान के साथ इस प्रकार के गिरवी मॉर्गेज को क्या कहा जाएगा? क्या हुआ कि ए बी के कर्जे के बदले में अपना घर का कब्जा किसको सौंप दिया? उसने बी को सौंप दिया, है ना, मॉर्गेज पर दे दिया। उसके बाद में बी के पक्ष में संपत्ति हस्तांतरण अनुबंध के साथ किंतु कर्ज अदायगी की सूरत में कि जब वो उस कर्ज का अदा कर देगा पुनः हस्तांतरण के प्रावधान के साथ इस प्रकार के गिरवी मॉर्गेज को क्या कहा जाता है? तो भाई ये जो प्रकार है मॉर्गेज का ये कहलाएगा अंग्रेजी बंधक। कौन सा है? अंग्रेजी बंधक। निम्नलिखित में से कौन से बंधक मॉर्गेज बिना लिखाई के लिए होते हैं? तो कौन से होते हैं आप सभी को पता होगा। जो सामयिक हक विलेखों के आधार पर जो बंधक होते हैं वो कैसे किए जा सकते हैं? वो किए जा सकते हैं विदाउट किसी लिखाई के, है ना, विलेख के बिना हो सकते हैं। नेक्स्ट है कीमत के बदले में अचल संपत्ति के उपभोग करने हेतु अधिकार के हस्तांतरण को क्या कहा जाता है? कि कीमत के बदले में क्या होगा कि हमें कीमत दे रहे हैं, उसके बदले में अचल संपत्ति उपभोग करने हेतु अधिकार के हस्तांतरण को क्या कहा जाएगा? कि जब तक भी भाई हमने तुम्हारी प्रॉपर्टी मॉर्गेज पर ली हुई है आप इसका उपभोग कर सकते हैं। तो क्लियर हो रहा है जब उपभोग कर सकते हैं तो वो कौन सा हो गया? कौन सा हो गया? ये हो गया बंधक। और कौन से प्रकार का बंधक हुआ है? ये है भोग बंधक, है ना। यहाँ पर देखिए ऑप्शन में कार्रवाई योग्य दावा, पट्टा, लीज, अनुज्ञप्ति ये पूछा गया है तो हमें पता है ये होगा बंधक। और कौन सा है? भोग बंधक। नेक्स्ट देख लेते हैं कीमत के। नेक्स्ट देखिए किस संपत्ति का हस्तांतरण किस पर लागू होता है? तो संपत्ति का हस्तांतरण कहाँ कहाँ लागू होता है? देखिए भाई लागू नहीं होता है कह रहा है। चाहे संपत्ति के उपहार पर होता है, बिल्कुल होता है। वह गिफ्ट से रिलेटेड तो प्रावधान है ही, विनिमय से रिलेटेड भी प्रावधान है, पट्टे से रिलेटेड भी है। वस्तुओं की बिक्री से सेल्स ऑफ गुड एक्ट्स सोगा के अंतर्गत प्रावधान है, ना कि यहाँ पर टीपीए के अंतर्गत। फिर है कीमत के अवधि में काल्पनिक मालिक द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण क्या होता है? रद्द करने नहीं होगा अगर जो हस्तांतरित है, ट्रांसफरी है ना, उसने क्या किया है? सद्भाव से कार्य किया है। तो वो क्या नहीं होगा भाई? क्या नहीं होगा? वो रद्द नहीं होगा। नेक्स्ट है संपत्ति का उत्तराधिकार पाने का अवसर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। संपत्ति अंतरण अधिनियम की कौन सी धारा कहती है? धारा 6 संपत्ति के अंतरण की किन संपत्तियों का अंतरण हो सकता है इसके बारे में प्रावधान करती है। यहाँ पर नेगेटिव डेफिनेशन दी गई है कि इन संपत्ति के सिवाय सारी जो संपत्तियां हैं वो हस्तांतरण योग्य हैं। ठीक है, तो वहीं पर बताया गया है कि उत्तराधिकार में संपत्ति प्राप्त करने की संभावना मात्र को अंतरित नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए लिमिटेशन एक्ट के क्वेश्चन है 80 से कानूनी नियोग्यता लीगल डिसेबिलिटी की अवधि के दौरान परिसीमा काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन क्या होगा? वो क्या हो जाता है भाई? सस्पेंड हो जाता है, निलंबित हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? निलंबित हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं किसके विरुद्ध मुकदमे के मामले में परिसीमा काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन संबंधित नहीं होता? तो भाई जो न्यासी होते हैं, न्यासियों से के संबंध में लिमिटेशन एक्ट से संबंधित पीरियड ऑफ लिमिटेशन संबंधित नहीं हो सकता। नेक्स्ट है परिसीमा काल पीरियड ऑफ लिमिटेशन की समाप्ति के पहले ए ने बी के बकाया राशि को ऋण के रूप में लिखित रूप में अभिस्वीकृत किया और चुकने का वादा किया। ऐसी स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा? कि जिस दिन वो ऋण को स्वीकृत कर लेगा लिखित रूप में तो उससे क्या हो जाएगा? नया अभिस्वीकृति की तारीख से नया परिसीमा काल आरंभ हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन से दस्तावेजों के लिए अनिवार्य पंजीकरण आवश्यक है? तो कौन से जो दस्तावेज होंगे, डॉक्यूमेंट होंगे, ये रजिस्ट्रेशन एक्ट के क्वेश्चन आ गए हैं। तो कौन से जो डॉक्यूमेंट होंगे उनका पंजीकरण आवश्यक होता है? तो भाई जो अचल संपत्ति के, है ना, क्या है कि जो है अचल संपत्ति का उपहार अगर आप किसी को करते हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप किसी को गिफ्ट में दे रहे हो तो उसका क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन आवश्यक होना चाहिए। लेकिन अगर चल संपत्ति है उसे तो बाय गिफ्ट दे सकते हो आप, एक हाथ से लिया एक हाथ से दिया, है ना। नेक्स्ट देख लेते हैं पंजीकरण के दस्तावेज कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? तो कहाँ प्रस्तुत किए जाते हैं? रजिस्ट्रेशन के लिए कहाँ अप्लाई करोगे आप? कह रहा है राज्य में जहाँ कहीं भी जहाँ संपत्ति स्थित है वहां पर, देश में कहीं भी, जिले में कहीं भी, सब रजिस्ट्रार के कार्यालय में जिसके अधिकार क्षेत्र में संपत्ति है उसका हिस्सा स्थित हो। देखो बिल्कुल क्लियर सा क्वेश्चन है और बिल्कुल क्लियर इसका आंसर है कि भाई उस सब रजिस्ट्रार कौन, रजिस्ट्रेशन कौन करेगा? रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार करेगा, है ना। तो उसी के तो कार्यालय के अधिकार क्षेत्र में करेंगे ना जहां पर की संपत्ति स्थित है। तो हमारा आंसर होगा डी। नेक्स्ट है पंजीकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत दस्तावेजों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण चाहने वाला व्यक्ति
सबसे उचित वक्तव्य चुनना है कि क्या होना चाहिए, उपस्थित होना ही चाहिए, रह सकता है, रहना आवश्यक नहीं है, दस्तावेजों को डाक द्वारा भेज सकता है। तो भाई वहाँ क्या है कि जब पंजीकरण अधिनियम की धारा 32 के तहत दस्तावेजों का हम पंजीकरण कराने जाएंगे तो जिस व्यक्ति ने पंजीकरण चाहा है वो क्या होना चाहिए, वहाँ पर उपस्थित होना ही चाहिए। नेक्स्ट है विशिष्ट राहत अधिनियम। SRI का क्वेश्चन है कि विशिष्ट राहत अधिनियम विशिष्ट की धारा 6 के तहत अचल संपत्ति के कब्जे के फिर से प्राप्त करने के लिए मुकदमे दायर करने की समय सीमा क्या होगी, कि भाई जब तुम्हें बेदखल किया गया हो संपत्ति से तो उसके 6 महीने के अंदर क्या कर देना चाहिए, तुम्हें केस लेके आ जाना चाहिए। अगर आप 6 महीने के बाद में आओगे तो आपको नहीं सुना जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अनुबंध का विशिष्ट पालन संभवतः लागू नहीं है यदि अनुबंध अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित है, मुआवजा का पैसा प्राप्त रहता है, एजेंट के रूप में प्रतिवादी का संपत्ति पर कब्जा है, पर्याप्त मुआवजा समाधान नहीं है। तो कह रहा है कि अनुबंध का विशिष्ट पालन संभवतः लागू नहीं होता। कब लागू नहीं होता है, यदि मुआवजे का पैसा प्राप्त हो, कि भाई अगर कंपनसेशन के रूप में पैसा प्राप्त है तो इसके लिए उसे की अनुबंध को विशिष्ट पालन लागू करने की आवश्यकता नहीं है। 88 विलुप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है रख रखाव की बकाया राशि वसूलने के मुकदमे में न्यायालय शुल्क की गणना कौन से आधार पर होगी, कि दावे की राशि, रख रखाव की कुल राशि, ट्रायल अदालत जो भी उचित समझे, न्यायालय शुल्क माफ भी कर सकता है। तो यह कौन से क्वेश्चन से रिलेटेड है, ये कहाँ से रिलेटेड है, कोर्ट फीस एक्ट 1870 से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि रख रखाव की बकाया राशि वसूलने के मुकदमे में न्यायालय शुल्क की गणना कौन से आधार पर होगी, तो किसके आधार पर होगी, कहाँ, बिल्कुल पता होगा कि भाई दावे की राशि, जो भी दावे की राशि है ना, जो भी दावे की राशि होगी उसी के आधार पर तो आप उस पर कोर्ट फीस लगाओगे, है ना, तो होगा आंसर हमारा ए। नेक्स्ट देख लेते हैं, दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत विवाद के निपटारे हेतु न्यायालय मुकदमे के पक्षों को बुलाता है, कि जब दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत क्या कर रहा है, विवाद का निपटारा हेतु न्यायालय मुकदमे के पक्षकारों को बुला लेता है, तो वहां क्या होगा, तो वादी न्यायालय शुल्क के प्रतिदाय रिफंड के लिए पात्र होगा, कि अगर आपने 89 में बुला लिया है ना, तो क्या करेंगे, अब वो से रिफंड मिलेगा, कोर्ट फीस वापस मिल जाएगी। फिर है निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की धारा 2(1) के अंतर्गत आवास का हिस्सा नहीं है, तो भाई बगीचा तो है, खुली जगह भी है ना, गैर आवासीय इमारत भी है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी है, कोई एग्रीकल्चर लैंड है, तो वो तो आवास में नहीं आ सकती ना, तो हमारी जो ये है कृषि भूमि वो आवास में नहीं आती। क्वेश्चन 92 विलुप्त कर दिया गया। फिर देखते हैं, बात कर रहा है छत्तीसगढ़ किराया नियंत्रण अधिनियम 2011 की निम्नलिखित किस धारा में मकान मालिक और किराएदारों के अधिकारों और दायित्वों का वर्णन किया गया है, कि जो भाई छत्तीसगढ़ का भाड़ा नियंत्रण अधिनियम है, रेंट कंट्रोल एक्ट 2011 है, वहाँ पर कौन सा ऐसा सेक्शन है जो मकान मालिक और किराएदारों के अधिकारों का वर्णन करता है, तो भाई ये है, कौन सा सेक्शन है, ये देख लेते हैं, सेक्शन है आपका सेक्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता के तहत कलेक्टर के आदेश के खिलाफ आयुक्त के समक्ष अपील दायर करने की समय सीमा अवधि क्या है, तो कौन सी अवधि होती है, कितने दिन में, अगर भू राजस्व संहिता के तहत कलेक्टर के आदेश के खिलाफ अगर हमें कमिश्नर के पास अपील दायर करनी है तो कितने दिनों में कर देनी चाहिए, तो हमें कर देनी चाहिए भाई 60 दिन के अंदर। फिर छत्तीसगढ़ भू राजस्व निर्माण संहिता के तहत भू अभिलेखों के निर्माणों, रख रखाव और संशोधन के विनियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति किसके पास निहित होती है, तो भाई जो छत्तीसगढ़ भू राजस्व लैंड रेवेन्यू एक्ट है 1959 के तहत जो भू अभिलेख है उनका निर्माण करेगा, उनका रख रखाव करेगा और संशोधन के विनियमन हेतु नियम बनाने की शक्ति किसको होगी, तो ये किसको होती है, ये होती है राज्य सरकार को। छत्तीसगढ़ की जो गवर्नमेंट है वो नियम बनाएगी। 96 विलुप्त कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 2(8) के अंतर्गत आबकारी राजस्व में शामिल करने योग्य नहीं है, तो एक्साइज एक्ट की बात कर रहा है, जो छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है वहां पर जो एक्साइज रिवेन्यू है उसमें शामिल करने योग्य क्या नहीं है, कह रहा है ड्यूटी, फीस, दंड, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना, तो इसमें से कौन सा नहीं है भाई, न्यायालय द्वारा लगाया गया जुर्माना क्या नहीं होता है, आबकारी एक्साइज रिवेन्यू में शामिल करने योग्य नहीं होता, जबकि ड्यूटी, फीस और दंड लागू होता है। नेक्स्ट है सही कथन का चयन करना है, कह रहा है कि छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के 15 और निर्यात पूरी तरह से प्रतिबंधित है, लेकिन ये तो गलत है
क्योंकि मादक द्रव्य तो बेचा जाता है ना। फिर है छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत पास जारी करके मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात की अनुमति है। बिल्कुल सही है कि एक पास ले लेंगे हम कहाँ से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसके बाद में क्या कर सकते हैं, जो लिक्विड है शराब का आदान और प्रदान किया जा सकता है। ओके, ये भी देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत लाइसेंस प्रदान कर मादक द्रव्य के आयात और निर्यात को अनुमति है। तो ये हमारा ये बी भी यही है। छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत आयात निर्यात छूट प्रमाण पत्र कर मादक द्रव्यों के आयात और निर्यात की अनुमति प्राप्त है। तो यहाँ क्या है, लाइसेंस नहीं भाई, क्या करेंगे, पास जारी करेंगे, है ना, कि इस पास के द्वारा क्या करेंगे, आयात और निर्यात कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 23A के अर्थ के भीतर विज्ञापन से बाहर अवर्जित है कि शराब की दुकानों पर प्रदर्शित कैटलॉग, कि कभी भी आपने विज्ञापन नहीं देखा होगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा कि शराब पर 50% की छूट, शराब पर 20% की छूट, है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये जो शराब की दुकानों है, शराब का कोई भी एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के तहत मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब के आयात, बिक्री और निर्माण से संबंधित अपराधों के संबंध में इनमें से कौन सा एक कथन सही है। तो अगर क्या करते हैं, क्या कर रहे हो, मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त शराब के आयात कर रहे हैं, बिक्री कर रहे हैं और निर्माण कर रहे हैं, तो क्या होगा, ऐसी दशा में क्या हो जाएगा भाई, ऐसी दशा में उस व्यक्ति ने, जिसने कि मादक द्रव्य, ऐसा मादक द्रव्य जो कि खतरनाक प्रकृति है का है, उसे किसी भी अदालत द्वारा अग्रिम जमानत के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आंसर हमारा हो गया बी। तो देखिए, जो जितने भी क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ प्री एग्जाम 2016 के, ये सभी हमने सॉल्व कर लिए हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कोई छत्तीसगढ़ का 2017 या 2015 का जो भी एग्जाम का पेपर होगा प्री, वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। और लास्ट डेज में हम सारे ही जो क्वेश्चन पेपर होंगे इन्हें सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू सो मच।